एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है। हम लोग बात कर रहे हैं कक्षा 12 के अध्याय 3 विद्युत धारा। इसके प्रथम 2 भाग हम देख चुके हैं। दूसरे भाग में हम लोगों ने बात किया था ओम का नियम, प्रतिरोध और उससे संबंधित। अब हम भाग 3 पर बात करने वाले हैं और भाग 3 में हम बात करेंगे विभिन्न पदार्थों की प्रतिरोधकता, कार्बन प्रतिरोध का वर्ण कोड, प्रतिरोधकता पर ताप का प्रभाव, विद्युत ऊर्जा तथा विद्युत शक्ति। तो आइए हम शुरू करते हैं। विभिन्न पदार्थों की प्रतिरोधकता, उसके मान और उनके क्या उपयोग हो सकते हैं। सबसे पहले एक टेबल पर बात करेंगे जिसमें विभिन्न पदार्थों की प्रतिरोधकता प्रदर्शित की गई है। आप देखिएगा कि इस टेबल में पदार्थ दिए गए हैं और प्रतिरोधकता दी गई है। प्रतिरोधकता अर्थात विशिष्ट प्रतिरोध। तो प्रतिरोधकता का मात्रक होता है ओम गुणित मीटर। तो जितने भी मान है ये सब ओम गुणित मीटर के अंदर दिए गए हैं। इस टेबल से हमें क्या लाभ होगा? तो इस टेबल से हमें लाभ होगा कि हमें मालूम पड़ जाएगा कि कौन अच्छा चालक है और कौन अच्छा कुचालक है। तो जिसकी प्रतिरोधकता कम होगी वो अच्छा चालक होगा और जिसकी प्रतिरोधकता ज्यादा होगी वो कुचालक होगा। तो ये देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण पदार्थ और उनकी प्रतिरोधकताएं। जैसे बात करें चांदी की, तो चांदी की प्रतिरोधकता का मान होता है 1.6 × 10⁻⁻8 ओम मीटर। तांबे की प्रतिरोधकता होती है 1.7 × 10⁻⁸ ओम मीटर। एल्यूमिनियम की होती है 2.7 × 10⁻⁸ ओम मीटर। लोहे की होती है 10 × 10⁻⁸ ओम मीटर। पारे की होती है 98 × 10⁻⁸ ओम मीटर। इसी प्रकार से नाइक्रोम एक मिश्र धातु है जिसके प्रतिरोध तार बनाए जाते हैं और इसकी प्रतिरोधकता होती है 100 × 10⁻⁸ ओम मीटर। और मैग्नीन भी एक मिश्र धातु है, इसके भी प्रतिरोध तार बनाए जाते हैं। इसकी प्रतिरोधकता का मान होता है 48 × 10⁻⁸ ओम मीटर। अपन अब इस पर थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। तो देखिएगा कि -8 ये सभी -8 पावर वाले हैं। अब -8 पावर में जो राशि सबसे छोटी है, जो संख्या सबसे छोटी है, वो सबसे छोटा मान होगा। इसका मतलब चांदी की प्रतिरोधकता इन टेबल में प्रदर्शित समस्त में सबसे कम है। यही कारण है कि चांदी को सबसे अच्छा सुचालक कहा जाता है, क्योंकि इसकी प्रतिरोधकता का मान सबसे। वहीं चांदी के बाद नंबर आता है तांबे का। तांबा भी एक बहुत अच्छा सुचालक है। सामान्यतः विद्युत के उपकरणों में तांबे का उपयोग ज्यादा किया जाता है क्योंकि तांबा सस्ता होता है चांदी की तुलना में और प्रतिरोधकता में भी बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ता। तो इसलिए तांबा सबसे ज्यादा प्रयुक्त होने वाला पदार्थ है विद्युत उपकरणों में। तार बनाते हैं इसके संयोजनकारी तार एक स्थान से दूसरे स्थान तक विद्युत को पहुंचाने के लिए। इसके बाद आप देखिए एल्यूमिनियम है, तो इसकी प्रतिरोधकता भी है 2.7 × 10⁻⁸, यानी कि ये भी एक बहुत अच्छा सुचालक है। थोड़ा सा तांबा और चांदी की तुलना में इसकी प्रतिरोधकता ज्यादा है। अब हम जैसे जैसे नीचे जाएंगे वैसे वैसे प्रतिरोधकता का मान बढ़ता जाएगा। तो लोहा है, तो सामान्यतः लोहे के तार का उपयोग कम किया जाता है क्योंकि इसकी प्रतिरोधकता 10 × 10⁻⁸, यानी कि आप इसको 10⁻⁷ लिख सकते हैं। तो इसकी प्रतिरोधकता का मान 10⁻⁷ कोटि का हो गया। अगर पारे की बात करें तो 98, यानी कि 98 इज वेरी क्लोज टू 100, 100 के बिल्कुल नजदीक है, यानी कि 10⁻⁶ रह जाएगा। तो पारा उतना अच्छा सुचालक नहीं है जितना चांदी और तांबा है। हाँ, ये बात जरूर है कि सुचालक की श्रेणी में तो आएगा क्योंकि प्रतिरोधकता 10⁻⁸ की कोटि में आती है। इसी प्रकार से नाइक्रोम है, मैग्नीन है, इनकी प्रतिरोधकताएं तुलनात्मक धातुओं की तुलना में ज्यादा है। तो यदि हमें सुचालक चाहिए तो हम इनका उपयोग करेंगे। यदि हमें प्रतिरोध तार बनाना है तो आप इनका उपयोग न करें, फिर इनका उपयोग कर लें। तो प्रतिरोध तार यदि बनाना है तो हम मिश्र धातु के बनाएंगे। सामान्यतः नाइक्रोम, मैग्नीन, कांस्टेंटन ये मिश्र धातु हैं जिनका उपयोग किया जाता है। दूसरी टेबल में देख लें कि यहाँ दिया हुआ है कार्बन। कार्बन का एक रूप होता है ग्रेफाइट और वो ग्रेफाइट जो है वो सुचालक है।
तो इसकी प्रतिरोधकता का मान 3.5 × 10⁻⁶ ये होता है, यानी कि ये भी एक प्रतिरोध बनाने के उपयोगी आने वाला पदार्थ है। फिर सिलिकॉन 0.46, अब देखिए 10 की घात गायब हो गई, यानी कि इसकी प्रतिरोधकता इनकी तुलना में तो काफी ज्यादा है। जर्मेनियम की 2300, वहीं अगर पानी की बात करें तो 2.5 × 10⁵ + 5 है। कांच 10 की घात +12, रबर 10 की घात 15 और सोडियम क्लोराइड यानी कि साधारण नमक 10 की घात 14। तो यदि हम इनको देखें, नीचे देखिएगा आप 10 की घात 5, 10 की घात 12, 10 की घात 15, 10 की घात 14, तो ये 10 की घात 12, 14 और 15 ये तो एकदम से कुचालक हो गए। इनमें इनकी प्रतिरोधकताएं इतनी ज्यादा है कि इनमें विद्युत धारा बिल्कुल नहीं बहेगी। ठीक, जल सामान्यतः विद्युत का कुचालक है, परंतु जल के अंदर कुछ लवण घुले हुए होते हैं, इसके कारण से इसमें थोड़ी बहुत कंडक्टिविटी रहती है, यानी कि इसके अंदर आयन पाए जाते हैं, धनायन ऋण आयन पाए जाते हैं, तो वो उस कारण से इसमें विद्युत धारा का प्रवाह हो सकता है। सिलिकॉन और जर्मेनियम ये दो पदार्थ ऐसे हैं जिनको हम अर्धचालक कहते हैं। ये कुचालक कहलाते हैं, ये चालक कहलाते हैं और ये कहलाते हैं अर्धचालक। अर्धचालक इसलिए क्योंकि इनकी प्रतिरोधकताएं जो है वो चालकों से तो ज्यादा होती है और कुचालकों से कम होती है, तो इनके बीच में है ये, तो इसलिए ये चालक भी नहीं है पर अर्धचालक कहा जाता है इनको। तो इस टेबल में हमने देखा कि प्रतिरोधकता और उसके आधार पर हम किस प्रकार का उपयोग हमें लेना है उसका चयन कर सकते हैं आसानी से। अब आइए बात कर लेते हैं कार्बन प्रतिरोध पर। तो जैसा कि अपन ने अभी पिछली वाली टेबल के अंदर देखा था कि कार्बन की प्रतिरोधकता 3.5 × 10⁻⁵ ओम मीटर होती है। तो इसके इस गुण का उपयोग करते हुए इसके प्रतिरोध तार बनाए जाते हैं। तो व्यापारिक दृष्टि से उच्च प्रतिरोध सामान्यतः कार्बन के बनाए जाते हैं। एक ऐसा पदार्थ है जिसके उच्च प्रतिरोध बनाने में प्रयुक्त होता है। इसका उपयोग इलेक्ट्रॉनिक परिपथों में सामान्यतः किया जाता है। ये जो उच्च प्रतिरोध बनते हैं इनका उपयोग कहाँ होता है? इलेक्ट्रॉनिक परिपथ के अंदर इनका सामान्यतः उपयोग होता है। जितने भी हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स के सामान हैं, टीवी है, मोबाइल है, कैमरा है, ये सब चीजों में प्रतिरोध लगे होते हैं, उनमें कार्बन के प्रतिरोध का उपयोग किया जाता है। क्यों? क्योंकि ये आकार में छोटे होते हैं तथा सुविधाजनक होते हैं, इस कारण से इनका उपयोग किया जाता है। प्रतिरोध को ज्ञात करने के लिए वर्ण कोड का उपयोग किया जाता है। अब देखिए कि कार्बन का जो प्रतिरोध होता है उसको ज्ञात करने के लिए, क्योंकि व्यावसायिक दृष्टि से इसका उपयोग करते हैं, तो हमें ऐसा चाहिए कि उस प्रतिरोध को देखते से ही पता चल जाए कि ये कितने ओम का है। हर जगह हम उपकरण लेकर नापने नहीं बैठेंगे, क्योंकि हमें इसका उपयोग बहुत ज्यादा करना होता है। तो सुविधा की दृष्टि से इस पर एक वर्ण कोड लगा दिया जाता है, क्योंकि इतने छोटे होते हैं कि अक्षर कई बार देखने में आएंगे नहीं आएंगे, तो वर्ण कोड की सहायता से इसको आसानी से पहचाना जा सकता है कि ये प्रतिरोध जो है ये कितने ओम का है। तो इसके लिए वर्ण कोड यहाँ इस टेबल के अंदर दिया हुआ है। देखिए, रंग है, अंक है और गुणांक है। तो इस रंग से संबंधित अंक है और उसका एक गुणांक है, वो यहाँ प्रदर्शित किया गया है। तो इस प्रकार से काले रंग के लिए 0 है, भूरे के लिए 1 है, लाल के लिए 2 है, नारंगी के लिए 3 है, पीले के लिए 4 है, हरे के लिए 5 है, नीले के लिए 6 है, बैंगनी के लिए 7 है, ग्रे के लिए 8 है, सफेद के लिए 9 है, सुनहरा जो है इसके लिए 5% है, चांदी का रंग यानी कि चमकीला रंग जो होता है सिल्वर कलर बोलते हैं उसके लिए 10%, और वर्णहीन यानी कि नहीं है तो फिर 20%। अब किस प्रकार से इनका उपयोग करते हैं हम उसकी बात कर लेते हैं। तो कार्बन प्रतिरोध पर रंगीन वलय बनाई जाती है। जो कार्बन का प्रतिरोध होता है उस पर कुछ वलय बना देते हैं, रिंग बना देते हैं। ऊपर सिरे से पहली 2 वलय सार्थक अंक को व्यक्त करती है, ये सार्थक अंक है। तो जो पहली 2 रिंग है उनका अंक ये होता है, 0 से लेकर 9 तक कोई भी अंक हो सकता है, उनके रंग के हिसाब से होता है। और तीसरी जो वलय होती है वह दशमलव गुणांक को प्रदर्शित करती है, और तीसरी वलय इस गुणांक को प्रदर्शित करती है, 10 की घात में व्यक्त करती है जैसे, तथा अंतिम वलय संभावित विचरण को व्यक्त करती है। अब अंतिम जो वलय होती है, 4 वलय अगर दे रखी है तो पहली 3 वलय तो 0 से लेकर 9 तक अंकों को प्रदर्शित करती हैं, और बाकी की जो चौथी वलय है वो या तो सुनहरी होती है या चांदी के रंग की होती है या वर्णहीन होती है। तो उस स्थिति में हम बता देते हैं कि इसमें इतना विचरण आ सकता है, प्रतिरोध में मान में इतना परिवर्तन संभव है। अब एक उदाहरण देखते हैं कि पहली वलय माना कि नारंगी है,
दूसरी वलय नीले रंग की है और तीसरी वलय जो है वो पीले रंग की है और चौथी वलय सुनहरी वलय है। यानी कि नारंगी है तो नारंगी से संबंधित नंबर कितना है 3, सार्थक अंक 3 हुआ, तो हमने 3 लिख दिया। उसके बाद में आता है नीला रंग, तो देखिए नीले रंग से संबंधित अंक कौन सा है 6, तो ये 6 लिख दिया। तो प्रथम 2 वलय जो है वो सार्थक अंक को व्यक्त करती है, यानी कि ये नंबर कितना हो गया 36। कैसे आया, तो नारंगी वलय थी तो नारंगी वलय का संबंधित रंग है 3 और नीले का है 6, तो हमने लिख दिया 3 और 6 यानी कि 3 पे 6 36। अब तीसरी वलय है पीले रंग की, तो अब देखिए पीले का रंग कौन नंबर क्या है 4, तो ये तीसरी वलय जो है वो 10 के घात में व्यक्त होगी, गुणांक में व्यक्त होगी, यानी कि गुणित 10 की घात 4। तो इस प्रकार से पहली 3 वलय नारंगी, नीली और पीली ये बताती है कि 36 गुणित 10 की घात 4 ओम का ये प्रतिरोध है। अब इसमें एक चीज और है कि आखिरी वलय जो है वो क्या है सुनहरी है। अब सुनहरी वलय है तो इसका मतलब यहाँ क्या होगा 5% का इसमें विचरण हो सकता है, तो यहाँ पर 5% के विचरण के साथ में ये तीसरी वलय चौथी वलय जो है वो व्यक्त होगी। तो इस प्रकार कार्बन प्रतिरोध का मान ज्ञात कर सकते हैं इस वर्ण क्रम की सहायता से। आइए अब देख लेते हैं कि विशिष्ट प्रतिरोध पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है। तो देखिए कि कोई भी चालक पदार्थ है तो उसका प्रतिरोध निर्भर करता है लंबाई पर, अनुप्रस्थ काट पर और तीसरा उस पदार्थ की प्रकृति पर। और ये जो पदार्थ की प्रकृति है ये विशिष्ट प्रतिरोध के द्वारा परिभाषित होती है। विशिष्ट प्रतिरोध का मान ज्यादा है तो प्रतिरोध का मान ज्यादा होगा, विशिष्ट प्रतिरोध का मान कम है तो प्रतिरोध का मान कम होगा। तो विशिष्ट प्रतिरोध पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है, अब इसको समझ लेते हैं। धात्विक चालकों की प्रतिरोधकता का मान ताप के साथ साथ बढ़ता है। जितने भी धात्विक चालक होते हैं अर्थात धातुएं होती है या मिश्र धातुएं होती है उनकी प्रतिरोधकता का मान ताप के साथ साथ बढ़ता है, यानी कि ताप बढ़ेगा तो प्रतिरोधकता बढ़ेगी और प्रतिरोधकता बढ़ेगी तो प्रतिरोध का मान भी बढ़ जाएगा। इसे निम्न संबंध के द्वारा व्यक्त किया जाता है, रो टी यानी कि टी ताप पर प्रतिरोधकता बराबर रो जीरो यानी कि 0 ताप पर प्रतिरोधकता गुणित में आ जाएगा 1 प्लस अल्फा T माइनस T0। अल्फा जो है ये कहलाता है ताप प्रतिरोध गुणांक उस पदार्थ का। तो जितने भी धात्विक चालक होते हैं इनके लिए अल्फा का मान धनात्मक होता है। अब यदि अल्फा का मान ज्यादा होता है तो ताप पर ज्यादा निर्भर करता है, अल्फा का मान कम होता है तो ताप पर कम निर्भर करता है। ये अल्फा भी महत्वपूर्ण है। और ये जो रो है विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं, ये पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है और पदार्थ की प्रकृति को हम इस सूत्र के द्वारा समझ सकते हैं कि रो बराबर होता है m बटे n e वर्ग टाउ। अब देखिए m इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है, नियत है, समस्त इलेक्ट्रॉनों के द्रव्यमान समान होते हैं। e इलेक्ट्रॉन का आवेश है, यह भी नियत होता है। अब बचा n प्रति एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या। अब यदि प्रति एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्यादा होगी तो रो का मान कम हो जाएगा। तो जितने भी चालक होते हैं उनमें n का मान ज्यादा होता है, इसलिए रो का मान कम होता है। और दूसरा है टाउ। टाउ कहलाता है शांति काल। अब क्या होता है कि धात्विक चालकों में जब ताप बढ़ता है तो बाकी ये जो चीजें हैं m n e ये सब नियत रहती हैं और टाउ का मान कम हो जाता है और टाउ का मान कम होने से रो का मान बढ़ जाता है। तो धात्विक चालकों की प्रतिरोधकता का मान ताप के साथ क्यों बढ़ता है, तो इसका मूल कारण है कि ताप बढ़ने के साथ साथ उसकी शांति काल का मान कम हो जाता है और शांति काल कम होने से रो का मान बढ़ता है। अर्धचालकों की यदि हम बात करें तो अर्धचालकों की प्रतिरोधकता ताप के साथ साथ कम होती है। ध्यान दीजिएगा, अर्धचालकों के लिए इस अल्फा का मान ऋणात्मक होता है, धात्विक चालकों के लिए धनात्मक होता है और अर्धचालकों के लिए ऋणात्मक होता है। अर्धचालकों के लिए इस समीकरण में अल्फा की जगह हम बीटा का उपयोग करते हैं, वो भी ताप प्रतिरोध गुणांक है और वो अर्धचालकों का, और उसका मान कैसा होता है, ऋणात्मक होता है। अर्धचालकों के लिए ताप वृद्धि के साथ n का मान प्रभावी रूप से बढ़ता है। अब अर्धचालकों में ऐसा क्यों हुआ, तो वहां क्या है कि n का मान जो है ये बढ़ जाता है, यानी कि जब ताप बढ़ता है तो n
n का मान भी बढ़ता है और n का मान बढ़ने से रो का मान कम हो जाता है। तो यही कारण है कि अर्धचालकों की प्रतिरोधकता का मान ताप बढ़ने के साथ साथ कम हो जाता है। अब अपन बात कर लेते हैं कि विद्युत ऊर्जा और शक्ति की क्या परिभाषा है। आपने देखा होगा हमारे घरों में जो उपकरण काम में आते हैं उसकी शक्ति हमें मालूम होती है कि ये कितने वाट का है। ट्यूबलाइट सामान्यतः 40 वाट की होती है। हमारी बिजली की जो प्रेस होती है वो 250 वाट के आसपास होती है। पानी गर्म करने का जो हीटर होता है, गीजर होता है, वो सामान्यतः 1000 से लेके 5000 वाट तक होता है। तो ये सब उनकी शक्तियां हैं। तो जितने भी उपकरण होते हैं वो कितनी शक्ति को व्यय करते हैं, कितनी विद्युत ऊर्जा को व्यय करते हैं, ये स्पेसिफाई होता है। तो आइए इन दोनों की हम परिभाषा देख लेते हैं। सबसे पहले विद्युत ऊर्जा की परिभाषा। तो माना कि किसी तार के सिरों के मध्य विभवांतर लगाने पर उसमें एक सिरे से दूसरे सिरे तक Q आवेश T से समय में प्रवाहित होता है। तो माना कि एक तार है जिसके सिरों पर हमने विभवांतर लगाया, तो आवेश Q बहा और कितने समय में बहा? T समय में बहा। तो चालक में प्रवाहित होने वाली धारा कितनी होगी? आवेश बटा समय। धारा को यदि I से प्रकट करें तो I बराबर Q बटे T, या Q बराबर क्या लिखेंगे? IT। ठीक। Q आवेश को एक सिरे से दूसरे सिरे तक ले जाने में किया गया कार्य। हमने जब पहली इकाई पढ़ी थी तो उसमें विभव की परिभाषा के वक्त हमने यह व्यंजक देखा था कि यदि Q आवेश को V विभवांतर में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाएंगे तो हमें W कार्य करना पड़ेगा और W बराबर होगा Q इंटू V। अब इस Q की जगह पर हम IT लिख सकते हैं क्योंकि धारा और समय का गुणा आवेश के बराबर होता है। तो W बराबर IT इंटू V। देखिए W बराबर IVT। ये एक व्यंजक हो गया। काय का व्यंजक है ये कार्य का व्यंजक है और जो कार्य होगा वो ऊर्जा के रूप में खर्च होगा। तो यही विद्युत ऊर्जा है और उसकी गणना कैसे कर सकते हैं हम? यदि हमें विद्युत धारा मालूम है, हमें विभव का मान मालूम है और समय का मान मालूम है, तो हम तीनों का गुणा करके व्यय होने वाली ऊर्जा की गणना कर सकते हैं। अब इस संबंध को हम थोड़ा सा अपने हिसाब से अलग रूप भी दे सकते हैं, जैसे कि ओम का नियम कहता है कि V इज इक्वल्स टू IR। I धारा है और R प्रतिरोध है, तो आप चाहो तो इस V की जगह पर IR लिख दो। तो जब IR लिखोगे तो समीकरण क्या हो जाएगी? W बराबर I स्क्वायर RT। तो यदि धारा मालूम है, प्रतिरोध मालूम है और समय मालूम है तो हम इस सूत्र का उपयोग करके गणना कर सकते हैं। या फिर आप चाहें तो I की जगह पर, इस सूत्र में I की जगह पर V अपॉन R लिख दें तो हमारा समीकरण बन जाएगा W बराबर V स्क्वायर R बटे T। ये तीनों समीकरण, ये पहला वाला समीकरण, ये दूसरा वाला समीकरण और ये तीसरा वाला समीकरण एक ही चीज को व्यक्त करते हैं और वो है विद्युत ऊर्जा। विद्युत ऊर्जा का व्यवहारिक मात्रक किलोवाट घंटा है। सामान्यतः घरों में हम जो बिजली का उपयोग करते हैं वो किलोवाट घंटा में ही मापी जाती है। 1 किलोवाट घंटा 3.6 गुणित 10 की घात 6 जूल के बराबर होता है। अब आइए बात करते हैं विद्युत शक्ति की। तो जैसा कि शक्ति की परिभाषा है कि एकांक समय में व्यय विद्युत ऊर्जा को विद्युत शक्ति कहते हैं और उसको P के द्वारा प्रकट किया जाता है। तो विद्युत शक्ति बराबर क्या हुआ? ऊर्जा बटे समय। ऊर्जा हमने 3 रूपों में निकाल रखी है। देखो यहाँ पर IVT, I स्क्वायर RT और V स्क्वायर R बटे T। तो ऊर्जा की जगह पर हम कोई भी एक व्यंजक लिखेंगे, समय से भाग देंगे तो समय कट जाएगा। तीनों में समय है तो समय कट जाएगा। तो इस प्रकार से P बराबर क्या मिलेगा आपको? P इज इक्वल्स टू I इंटू V, या P बराबर I स्क्वायर R, या P बराबर V स्क्वायर अपॉन R। तो तीनों शक्ति को व्यक्त करते हैं और विद्युत शक्ति को किलोवाट या हॉर्स पावर में व्यक्त किया जाता है। किलोवाट जो है वो 1000 वाट के बराबर होता है और हॉर्स पावर होता है 746 वाट के बराबर।